अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आशिफ संजार कुरैशी है और मैं आपको फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम फिजिक्स में क्लास 9 में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर का नाम है हमारे पास डायनामिक्स। अब डायनामिक्स क्या है? लास्ट हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था। काइनेमेटिक्स में हमने मोशन को पढ़ा था, उसकी कॉज को नहीं पढ़ा था। और डायनामिक्स हमारे पास ऐसा चैप्टर है जिसमें हम मोशन की कॉज को पढ़ते हैं। तो द ब्रांच ऑफ physics in which we study cause of motion। मतलब मोशन को तो हम स्टडी करेंगे, लेकिन मोशन के साथ साथ मोशन की कॉज को भी स्टडी करेंगे। अब अगर मोशन की कॉज की बात की जाए तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास 3 लॉज आ जाते हैं, मशहूर लॉज, जिनको कहा जाता है न्यूटन्स के लॉज। न्यूटन्स ने क्या किया था कि उसने ही फोर्स को मैथमेटिकली हमारे पास वो सामने लेके आया था और इसी 3 लॉज की मदद से हम फोर्स को भी सही तरीके से समझ सकते हैं कि फोर्स हमारे पास क्या चीज है और एक ऑब्जेक्ट मोशन में आता क्यों है। जाहिर बात है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तभी वो मोशन में आएगा, तो फोर्स उस मोशन की क्या होगी? कॉज होगी। तो न्यूटन्स ने क्या किया था? न्यूटन्स ने उसी फोर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। उसने एक बुक लिखी थी 1987 में, जिसको कहा जाता है द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल नेचुरल फिलॉसफी। जो नेचर की फिलॉसफी है उसके जो मैथमेटिकल प्रिंसिपल हैं उसने उनको डिस्कस किया था और इसी में उसने क्या किया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसने अपना पहला लॉ पेश किया। अब ये पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ अगर मैं आपको आसान अल्फाज में बताना चाहूं तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हालत में खड़ा है तो जब तक उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो स्टेशनरी हालत में ही रहेगा, और अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो तब तक स्टॉप नहीं होगा जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे। ये उसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। और अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो ये कहता है हमारे पास बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन if no external force is applied on it। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स नहीं लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तो उसका हमारे पास उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी, वो हमारे पास या तो रेस्ट में रहेगी या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो हम क्या कह सकते हैं? इफ सम ऑफ फोर्सेस, इसका मतलब, इस साइन का मतलब है सम, एफ नेट मतलब टोटल फोर्स, सम ऑफ टोटल फोर्सेस। वो फोर्सेस किसी भी डायरेक्शन में लग सकती हैं, एक्स एक्सिस से लग सकती है, वाई एक्सिस से लग सकती है, किसी सर्टेन एंगल पे लग सकती है। तमाम फोर्सेस का सम, एफ नेट का मतलब कि तमाम फोर्सेस का सम अगर 0 के इक्वल है तो चेंज इन वेलोसिटी भी हमारे पास 0 होगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस नहीं होगी और एक्सेलरेशन भी हमारे पास 0 रहेगी। अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखो, उसमें मैंने स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को इस तरह 3 कॉलम्स बना के एक्सप्लेन किया था। तो आपको समझ आ जाएगी कि फिर अगर उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है तो उसके अंदर वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी उसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वेलोसिटी भी 0, चेंज इन वेलोसिटी भी 0 और एक्सेलरेशन भी 0। डेली लाइफ में अगर हम देखें तो चलो अगर एक चेयर की मिसाल ले लीजिए, या इस बोर्ड की मिसाल ले लो, या इस कैमरे की मिसाल ले लो। ये तो एक जगह पर स्टेशनरी खड़ा है और जब तक इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाया जाएगा तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि अगर फुटबॉल फील्ड में एक फुटबॉल को अगर किक किया जाए तो वो थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जाता है। तो यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ फेल होता हुआ नजर आता है, लेकिन लॉ फेल नहीं होता, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रही। वो कौन कौन सी फोर्सेज हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उस बॉल को अपनी तरफ खींच रही है। फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि ग्रास और बॉल के बीच में जो एक फ्रिक्शन होती है, उस फ्रिक्शन की वजह से वो अपोजिंग फोर्स लग रही होती है। ये फ्रिक्शन कौन सी फोर्स है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये फ्रिक्शन उस बॉल को अपोज कर रही होती है। और इसी तरीके से एयर रेजिस्टेंस होती है। एयर भी आपको पता है कि हमारे चारों तरफ मौजूद है। जब कोई चीज ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस एयर को पुश करता हुआ जाता है, तो जाहिर बात है एयर भी कोई ना कोई फोर्स लगा रही है। तो इन तीनों फोर्सेस की वजह से वो फुटबॉल थोड़ी देर बाद रेस्ट में आ जाता है। अगर ये तीनों फोर्सेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाए तो वो बॉल कभी भी स्टॉप नहीं होगा और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अपना मोशन जो है वो कंटिन्यू करेगा। अब यहां पर एक और चीज आ जाती है जिसको हम कहते हैं इनर्शिया।
अब ये इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया हमारे पास, इस न्यूटन को फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अब फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहा जाता है और इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया हमारे पास एक नेचुरल टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की, जो कि उसको या तो रेस्ट में या मोशन में रखने की कोशिश करती है। इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब जितना एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। मास, हमारे जो इनर्शिया है वो बेसिकली डिपेंड किसके ऊपर करता है? वो मास के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आप एक जगह ट्रक देख लो और एक जगह आप एक मामूली सी साइकिल देख लो और उसके साथ ये आप एक मोटरसाइकिल देख लो। तो मोटरसाइकिल कितना आसान है, अगर वो बंद है तो बंदा उसको एक हाथ से भी उसको ड्रैग कर सकता है और ले जा सकता है। आप कार को देख लो तो एक बंदा उसको मुश्किल से करेगा, क्योंकि कार का मास अब रिलेटिवली बाइक के ज्यादा हो गया, तो एक बंदा मुश्किल से उसके ऊपर जोर लगाएगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा उसको। दो बंदे होंगे तो चलो ठीक है। और तीसरी तरफ अगर आप ट्रक देख लो तो ट्रक का मास तो फिर सबसे ज्यादा है, तो ट्रक का मास जब ज्यादा हो गया तो उसको पुश करना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो ट्रक का इनर्शिया ज्यादा, कार का उससे कम, और फिर बाइसाइकिल का या मोटर बाइक का उससे भी कम। तो मास जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इनर्शिया ज्यादा होगा। बजाहिर तो गाड़ी भी न्यूट्रल होती है, बजाहिर ट्रक भी न्यूट्रल होता है, कोई फोर्स नहीं उसके ऊपर लग रही होती, लेकिन इनर्शिया क्या करता है? इनर्शिया उसकी उस रेस्ट स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो इनर्शिया हमारे पास क्या है? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसी तरीके से अगर आप देख लो कि ट्रक मूव कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें ज्यादा फोर्स चाहिए होती है एज कंपेयर टू आप कार ले लो या मोटर बाइक ले लो। अगर आप देखते हो एक सिंपल मोटर बाइक है तो उसके अंदर जो ब्रेक्स आती हैं वो सिंपल ब्रेक्स होती हैं। साइकिल देख लो तो उसका मास बहुत ही कम है, उसके अंदर तो बिल्कुल हल्की सी ब्रेक्स होती हैं। और अगर आप कार देखो तो कार में जो ब्रेक्स होती हैं वो और डिफरेंट किस्म की ब्रेक्स होती हैं। फिर कार में भी आप देखते हो जिस तरीके से कार एडवांस होती जाती है या बड़ी होती जाती है तो उसमें ब्रेक्स भी उसी तरीके से इंप्रूव होती जाती हैं। तो वो क्या करती हैं? जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज्यादा चाहिए होती है। इसीलिए बाइसाइकिल में या मोटर बाइक में एक हल्की सी ब्रेक लगी होती है, कार की तरफ चले जाओ तो वो ज्यादा बड़ी ब्रेक लगी होती है, फिर अगर ट्रक की तरफ जाया जाए तो वो उससे भी ज्यादा फोर्सफुली ब्रेक होती है, क्योंकि उसका मास ज्यादा होता है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, इसलिए उनमें ब्रेक्स भी ज्यादा फोर्सफुली लगाई जाती हैं। अब यहां पर ये बात तो मैंने कर दी इनर्शिया की। अब डेली लाइफ में हमें इनर्शिया कैसे फील हो सकता है? अगर आप कार में बैठे हो या बस में बैठे हो और वो बस या तो एकदम एक्सेलरेट होती है या एकदम स्टॉप होती है, तो आपको या तो पीछे की तरफ झटका लगेगा अगर एकदम एक्सेलरेट होती है, या एकदम आगे की तरफ झटका लगेगा जब वो एकदम ब्रेक अप्लाई करेगी। तो ये फोर्स कहां से लग रही है? बजाय तो देखने में किसी ने आपको पुश नहीं किया, लेकिन आपको एक पुश मिला। ये कहां से मिला? ये आपको इनर्शिया की वजह से मिला। आपकी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी थी जो कि आपको कंपेल कर रही थी कि आप अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहो, लेकिन जब बाहर से मोशन आपके ऊपर लग रहा है, मोशन एकदम चेंज हो रहा है, तो वो आपके ऊपर एक झटका लग रहा है। फिर जब आप उस ऑब्जेक्ट के साथ मोशन में आ जाते हो तो आपकी बॉडी रेस्ट में आ जाती है। तो इस तरीके से हम डेली लाइफ में इनर्शिया को देख सकते हैं। इंशाल्लाह अभी हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं इनर्शिया की, वो मैं आपको इसी वीडियो में डिमॉन्स्ट्रेशन भी इनर्शिया की दिखाता हूं। जी, तो यहां पर मैं आपको इनर्शिया डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि इनर्शिया को हम किस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। अगर आप देखो तो यहां पर एक गिलास पड़ा हुआ है, गिलास के ऊपर एक कार्ड है, कार्ड के ऊपर एक कॉइन पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इस कार्ड को जल्दी से इंस्टेंटली मूव करवाऊंगा और ये कॉइन इसके साथ मूव नहीं करेगा बल्कि इस गिलास के अंदर चला जाएगा। तो ये आपने देखा कि इस कॉइन की एक नेचुरल टेंडेंसी थी कि उसने अपने आप को रेस्ट पर रखने पर मजबूर किया, और कार्ड को चूंकि मैंने मोशन दी थी, कार्ड को मैंने पुश किया था, तो कार्ड ने अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया और कॉइन इनर्शिया की वजह से अपनी जगह पर ही पड़ा रहा और गिलास के अंदर गिर गया। इंशाल्लाह इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ ट्यून रहिए। इससे अगली वीडियो में हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।